दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। दोस्तों आज इंटरव्यू की कड़ी में हम लोग एक ऐसे युवा नेता से मिलाने जा रहे हैं जो ज़मीनी स्तर पे बहुत ही मजबूत हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो आइए हम स्वागत करें राजेश शुक्ला जी का, जो लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और हम लोग इनसे ढेर सारी बातें करेंगे पार्टी के बारे में, अन्य मुद्दों पे। तो हम लोग सीधे ज़्यादा कुछ बात ना करके सीधे उनसे चर्चा करते हैं मुद्दों पे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। सर जैसे कि चुनाव बहुत नज़दीक है, विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक है और तैयारियां भी शुरू होंगी पार्टी में। सारी भाजपा तो कहती है कि हम हमेशा रनिंग मोड में रहते हैं। तो आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है और इस बार क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिस पे आप, जो अभी वर्तमान में सत्ता पक्ष है, जिसको आप लोग पटकनी देने वाले हैं? हम समाजवादी साथी 2022 के लिए पूर्ण रूप से रेडी हैं। समाजवादी सैनिक एकदम स्ट्रांग हैं और हम लोग अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हम, हमारे नौजवान साथी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं जी। और 2022 के लिए हमारे मेन मुद्दे हैं सरकार बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए। आम जनमानस बीजेपी से त्रस्त है, जनता डरी डरी सी है, जनता सहमी सहमी सी है। इनकी महंगाई गरीब जनता की, मध्यम वर्गीय परिवार की कमर तोड़ दी है। भूखमरी के कगार पे ला करके मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को छोड़ दिए हैं। अभी ज़्यादा दिन न जाए, पिछले साल 1.5 साल से कोरोना एक बीमारी आई। ये हम नहीं कहते हैं कि केवल स्पेशल भारत की ही बीमारी है, ये पूरी दुनिया की बीमारी है, वैश्विक स्तर पे बीमारी फैली हुई है। जब पहला स्टेप पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में आया तो उस जगह पे कोई भी सरकारें होती, हमें किसी सरकार के खिलाफ कोई इस तरीके की भाषा न बोलना है, न कोई कमियां निकालनी है। कोई भी सरकारें होती देश में, जब पहला स्टेप कोरोना बीमारी है, सबके साथ ही प्रॉब्लम क्रिएट होता, सबके साथ कुछ न कुछ कमियां आती, क्योंकि अचानक से आई और पूरी दुनिया में आई। हर भारत नहीं, दुनिया के हर देश के लोगों ने अपने को खोया है। हर देश में मृत्यु दर बढ़ी है और मरीज बढ़े हैं, घटनाएं घटी हैं। भारत की स्थिति, जब पहली बार कोरोना आई थी तो लोग सड़कों पे मरे। दिल्ली, बम्बई, राजस्थान, दूर दूर बंगलौर के जितने मरीज, यूपी बिहार के लोग, मैंने हर राज्य में लोग मरे। भूखमरी एकदम चरम पे थी। इनके पास न दवा था, न वेंटिलेटर था, न ऑक्सीजन था, न किट था, न मास्क था, न सैनिटाइजर था। एक पल के लिए पहले स्टेप को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, चलिए सरकार के पास कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और ये वैश्विक महामारी आई। लेकिन दूसरे स्टेप के लिए इनकी क्या तैयारी थी? इनको 8 से 10 महीने का इनको मौका मिला और 10 महीने में एक कोरोना रूपी बीमारी से निपटने के लिए ग्राउंड जीरो तक की तैयारी कुछ भी नहीं कर पाए। तैयारी में इनकी केवल एक तैयारी मिली कि पिछले साल जो 5 किलो गेहूँ और 5 किलो चावल दिए थे, इस साल उस 5 किलो गेहूँ, उस चावल को भरने के लिए पैकेट में मोदी जी अपना फोटो लगा करके दे दिए। शानदार इनकी तैयारी है। इस तैयारी के लिए इनको दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसी बीच एक बयान भी आया संसद के अंदर कि जो मौतें हुई वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। इस पर आपकी क्या राय है? ये उनका नज़रिया होगा, ये हमसे पूछेंगे, हमारे भाषा में पूछेंगे तो सरकार की लापरवाही के वजह से नरसंहार तक की नौबतें आई उत्तर प्रदेश और भारत में। अब उनको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई, तो भैया वो उनकी शानदार सोच, उनकी मुबारक हो जी। विमल जी, हम बात करते हैं कि कुछ आप लोगों की जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे, ठीक है, जैसे बस्ती जनपद की हम बात करें तो बस्ती में मेडिकल कॉलेज हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, एक लंबी फहरिस्त है, विकास प्राधिकरण हो गया, नगर पंचायत बनकटी की बात करें, पशुपालन स्टेट प्रशिक्षण संस्थान भी यहाँ पे खुला, क्षेत्रीय लघु सिंचाई विभाग का प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे है, 100 बेड का हर्रैया में महिला अस्पताल भी है, ठीक है। पुल और सड़कों की बात हम करें बस्ती जनपद की, तो ये सारी की सारी चीज़ें, इस पर ये भाजपा सरकार का कहना है कि जो सत्ता पक्ष में है वो उनका कहना है कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट हमारे हैं और हमने इनको बनवाए। इस पे आपकी क्या राय है? ये बीजेपी को लोग ये कहते हैं, तो हमें लगता है जनता तो इस चीज़ को स्वीकार कर नहीं सकती, क्योंकि जनता ने पहले ही मेडिकल कॉलेज को देख लिया था जी। चंगेरवा में जो आप बताए हैं पशुपालन किया, उसको भी उसने देख लिया, ट्रेनिंग सेंटर ने उसको बना दिया। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी आपके बगल का जनपद सिद्धार्थ नगर में हमारी सरकार ने दिया है। कई पुल हो गए,
कई ओवरब्रिज हो गए, कई सड़कें हो गए, जनता उस पर खुद चल रही है। और रही बात ये कहते हैं कि हमने किया, हमारे यहाँ सरकार ने काम किया, बजट स्वीकृत किया, लगभग 90% काम पूरा किया, कुछ तो एकदम पूरा कर दिया। जो कुछ कामें 10-5% बची रही, बाबा जी को मौका मिला, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को मौका मिला, ये उसका शिलान्यास फीता पे फीता काट करके, एक कहावत है कि राम नाम जपना पराया माल अपना, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की जितने काम थे उस काम का फीता काट करके आप तो खुद पत्रकार हैं, आप जाइए पूरे प्रदेश से, हर जिले से पता करके आइए। योगी आदित्यनाथ अपना 5 काम गिना नहीं सकते हैं जी। गिनाएंगे तो वही काम जिसमें समाजवादी जरूर इन्वॉल्व होगी, कहीं 99% होगी तो कहीं 39% होगी, जरूर सपा के कामों को गिना सकते हैं। मतलब ये सारे प्रोजेक्ट आप लोगों के थे और फीता काट के इन्होंने श्रेय ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल, इनके नेताओं की वही आदत है झूठ बोलने की, और उनके नेताओं की गलती नहीं है। जब इनका सेनापति, इनका कमांडर झूठ बोलने की ट्रेनिंग देगा तो नेता बेचारे बोलेंगे ही बोलेंगे। जब लाल किले से और पार्लियामेंट से झूठ बोला जाएगा तो बस्ती और गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के नेता तो जब ट्रेनिंग वही पाएंगे, जैसे सेनापति जो अपने सैनिक को शिक्षा देगा, जो ट्रेनिंग देगा वही तो करेंगे जी। तो हमें इनके सांसद विधायक से क्या शिकायत है, जब इनके ऊपर से ट्रेनिंग वही मिलती वही बोलते हैं। अच्छा, अभी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है, जैसे कि एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है वो बेरोजगारी की मार झेल रहा है। इनका कहना है, आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं कि इतने लाख लोगों को हमने रोजगार दे दिया, लेकिन वो रोजगार पाने वाले कहाँ पे हैं, उनका एक्चुअल डेटा क्या है, ये तो आज तक समझ में नहीं आता है। हम लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, मीडिया में हैं, हम लोग भी लोगों से मिलते जुलते हैं। मैं खुद एक युवा हूँ और हमारे आसपास के लोगों को हमें तो नहीं पता है कि कितनी नौकरियाँ इन्होंने दे दी। आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार ने कितनी नौकरियाँ लोगों को दी हैं? ये बीजेपी सरकार को लगता है कि हम उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार को लगता है कि हम भारत के नौजवानों को मैंने रोजगार दिया है, तो हम तो कहते हैं डाटा को वो लोग छिपाए न, खुले तौर पे लाए, और नौजवानों में जो अविश्वास है कि हमें नौकरी नहीं मिली, यदि वो जिसको दिए उन नौजवानों को सामने खड़ा करें। अभी आप 2 साल पहले आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इन्वेस्टर समिट का सम्मेलन हुआ था, जो बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें नरेंद्र मोदी से लेकर के देश दुनिया के व्यापारी आए थे, टाटा बिरला से लेकर के, अंबानी परिवार से लेकर के। नरेंद्र मोदी जी ने अमर सिंह की चुटकी भी ली थी, अमर सिंह उतनी समय जिंदा थे। वहाँ जो ये लोग बोली लगाते थे, ये लोग घोषणा करते थे कि मैंने अपने आप पे मुझे तरस आती है कि हम ऐसे देश में, और हमारे देश को ऐसा नेतृत्व मिला है। ये लोग जब बोली लगाते थे तो 1000 करोड़, 60,000 करोड़, 65,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1,20,000 करोड़, इस तरीके की घोषणाएं करते थे कि हम उत्तर प्रदेश में आए रहे हैं, नया रोजगार देंगे, युवाओं को एडजस्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सारी चीज़ें इनकी फाइलों में दबी की दबी रह गई। और जो इन्वेस्टर समिट का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन से आप कोई एक फैक्ट्री, एक कोई कल कारखाना आप बता दो जो लगाए हो, 2 साल का दिन बीत गया। हमें तो नहीं लगता है कि इन्होंने नौजवानों के लिए क्या है, कुछ नहीं किया है। यदि नौजवान सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ठगा महसूस कर रहा है नौजवान, तो हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान ठगा महसूस कर रहा है जी। ये तो हो गया आपका बेरोजगारी का मुद्दा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप, जैसे आप तो नेता हैं, आप अपनी बात खुल के कह रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी अगर अपनी बात कहता है, या एक पत्रकार अपनी बात कहता है या लिखता है, तो इस सरकार ने उसके ऊपर मुकदमा तक लाद दिया। ये कहाँ तक तर्कसंगत है और न्याय संगत है कि आप पत्रकारों के बोलने पे आज़ादी पे जो है पाबंदी लगाएंगे? एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। पत्रकार का काम होता है चीज़ों को बाहर लाना, लिखना, बोलना, एक भाषाई मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। तो इसका मतलब ये तो होता नहीं कि आप उसके ऊपर मुकदमा कर देंगे। आपकी सरकार और आपका क्या पक्ष है इसके बारे में कि पत्रकारों की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उस पर मुकदमा लादा जाए या ना लादा जाए? कहीं ये इमरजेंसी जैसे हालात तो नहीं है? देखिए, हमसे यदि पूछेंगे तो हमारे दिल से पूछेंगे। हमारे दिल में इस सरकार के प्रति जो कोई भी बोला है, पत्रकार बोला, अधिकारी बोला, नेता बोला, कोई भी बोला, ये सरकार आवाज़ बंद कर देने वाली सरकार है। इनके खिलाफ जो भी बोलेगा, चाहे अधिकारी बोलेगा, चाहे पत्रकार बोलेगा, चाहे नेता बोलेगा, विपक्ष की पार्टियां बोलेगी या जनता ही बोलेगा, जिस गरीब जनता से राजनीति से कोई मतलब नहीं, यदि उनके खिलाफ बोल दे वो भी थाने उठा बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारी भी सरकारें थी, समाजवादी की सरकारें रही, इसके पहले और भी सरकारें रही, बहन जी की भी सरकारें रही। अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरे भारत में, भारत के लोकतंत्र में सबको मिली है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि
ये जो इनका रवैया है, इस रवैये पे इनको बदलाव करना चाहिए, इनको चेंजिंग करना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय इनके लिए भयावह साबित होगा। आपका एक प्रोजेक्ट था जिसमें आपने प्रदेश को ढेर सारी एम्बुलेंस की सौगात दी जी। ठीक है, आपको भी याद होगा क्योंकि आप ही की पार्टी का था। और डायल 100 हाँ वो भी आप ही लोगों का बढ़िया प्रोजेक्ट था। हाँ, जो पूरी तरीके से काम कर रहा था। जी। बाद में जब सरकार बदली तो यही दो चीज़ें जो थी ये पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही थी ठीक है, इस पे आपकी क्या राय है? क्या ये दोनों चीज़ें निरंकुश हो गई या फिर गाड़ी जो है वो पटरी से उतर गई? हमारी जो सरकार थी, हमारे नेता बहुत दूरगामी सोच के आदमी हैं और इंसान हैं, और नेता तो है ही, उसके साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वो बाहर से पढ़ के आए, कुछ लोग चुटकी लेते हैं, कुछ लोग कुछ भी कहते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता, ग्राउंड जीरो के लोगों की समस्या को समझा। जी। आप भी देखे होंगे अपने बचपन काल में, ज़्यादा नहीं 12 साल पहले आप चले जाइए, 10 साल पहले चले जाइए, हमारे गांव में चाहे आपके गांव में, क्या सबके घर 4 व्हीलर नहीं हो पाते थे? बिल्कुल। और हम लोग जिस राज्य से आते हैं उत्तर प्रदेश में गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, एक बड़ी जनसंख्या है, और भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है उत्तर प्रदेश। हर गांव में महिलाएं प्रेग्नेंट, मैंने हर जगह गरीबी थी और हर गांव में सुविधाएं नहीं थी, 4 पहिया वगैरह नहीं थे। तो जब किसी के घर में, हमारे घर में, आपके घर में, गांव की बहन बेटियों को, जैसे गरीब, दलित, अगड़े, पिछड़े, बैकवर्ड, हर समाज के यहाँ जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी तो जिस दिन उनका लास्ट कगार पे होती थी, हफ्ता 10 दिन बाद जैसे टाइमिंग आता था, तो लोग गाड़ी बुक करने जाते थे, कहीं टैक्सी लाने, कहीं टेम्पू लाने, कहीं ऑटो लाने, और रोड की स्थिति बहुत दयनीय थी। लोग रास्ते में कहीं घटनाएं घट जाती थी, कहीं जच्चा बच्चा मर जाते थे, कहीं कुछ हो जाता था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आए यूपी में, उन्होंने जब क्रांति रथ यात्रा निकाला और उत्तर प्रदेश की सड़कों को देखा, ये स्थिति देखा कि महिलाओं की क्या स्थिति है, सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 108 नंबर का एम्बुलेंस दिया और 102 नंबर का एम्बुलेंस दिया केवल प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, जो निःशुल्क किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का आदमी उस नंबर पे फ़ोन मिलाता था। तो एम्बुलेंस का चलाने वाला आदमी या बैठने वाला, मैनेजमेंट करने वाला आदमी कभी किसी से ये नहीं पूछता था कि आप यादव हो कि मुस्लिम हो, पंडित हो, बनिया हो, लाला हो, कोयरी हो, कुशवाहा हो। डायरेक्ट पूछा जाता था, लोकेशन मुझे भेजो, मुझे जगह भेजो, मैं वहाँ तुरंत पहुँच जा रहा हूँ। हम भी जिस गांव से बिलोंग करते हैं, हमारे गांव में भी गरीब संख्या है, हम लोग भी समझिए मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से आते हैं। जब हम छोटे थे तो हमने भी लोगों की सेवा किया है, हमने भी समाज सेवक काम किया, हम भी अपने गाड़ी से गरीब महिलाओं को ले जा करके, जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी उनको हॉस्पिटल ले जाते थे, मैनेज करते थे। जब मेरे गांव में पहली बार 108 नंबर की गाड़ी आई 2012 में, तब मुझे अंदर से बड़ा खुशी हुई। हमने कहा देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने नेतृत्व शानदार चुना है, जो नेतृत्व ग्राउंड जीरो के दर्द को समझा, इन्होंने एम्बुलेंस दिया। और एम्बुलेंस के बाद उन्होंने जो शानदार सड़कें बना दी पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जिले में। आप बस्ती में हैं, हम आपसे बस्ती में बात कर रहे हैं, बस्ती से नाथनगर महुली रोड पे चले जाइए, बस्ती से डुमरियागंज रोड पे चले जाइए, बस्ती से मुंडेरवा रोड पे चले जाइए, जिस भी मेन शहर से जो भी लिंक रोड जुड़े हुए हैं, आज के 7 साल 8 साल पहले क्या स्थिति थी और अखिलेश जी के सरकार में क्या स्थिति आई, सड़कों में सुधार हुआ, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। बिल्कुल। उत्तर, जैसे अभी कुछ चर्चा में आपने कहा कि ये हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सबके लिए थी, लेकिन आपकी पार्टी के ऊपर ये भी एक आरोप लगता आया है, लोग कहते आए हैं, अन्य पार्टियां भी कहती आई हैं कि आपकी जो सरकार है वो यादवों और मुस्लिमों की सरकार है, इन्हीं को सपोर्ट करती है। तो आप एक ब्राह्मण नेता हैं, पूर्वांचल की राजनीति जो है वो जाति के बिना अधूरी है, है ना? जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे साबित होता है, ठीक है? तो इस पे आपकी क्या राय है कि जो ये आरोप लगते आए हैं पार्टी के ऊपर, इस पे आपका क्या कहना है? आरोप लगाने वाले लोग मुझे लगता है संघ और बीजेपी माइंडेड लोग होंगे, ठीक है? उनकी अपनी नज़रिया होगी, वो एक वर्ग, एक समुदाय को टारगेट करके राजनीति करते हैं। हम समाजवादी लोग इस तरीके से न कभी राजनीति करते हैं, इस तरीके से न कभी हरकत करते हैं। कोई भी काम हमारे नेता ने किया होगा, किस जगह पे उन्होंने रोका कि हमारे मेट्रो पे यादव मुस्लिम ही बैठेंगे, या हमारे एम्बुलेंस पे यादव मुस्लिम ही बैठेंगे, या 100 नंबर की गाड़ी हम दे रहे हैं थाने पे केवल यादव और मुस्लिम उस 100 नंबर से लाभ हो। कुछ मुद्दे और भी हैं हमारे जनपद के स्तर पे, जैसे यहाँ पे शुगर मिल थी, बजाज शुगर मिल। अगर हम बस्ती को जानते हैं तो बस्ती के बारे में हम कहते थे कि वहाँ पे शुगर मिल है। जब हम रेलवे ट्रेन से जब जाते हैं तो ठीक बगल में रेलवे लाइन के किनारे वो फैक्ट्री हुआ करती थी।
आज वो उसकी स्थिति क्या है, वो खंडहर में तब्दील है। हाँ। वो स्क्रैप उसके बेचे जा रहे हैं और हजारों लोगों का रोजगार छिन गया। कितने प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन लोगों ने किया, धरने दिए, लेकिन इस सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ठीक है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपकी सरकार बनती है, वापस आती है, तो क्या कुछ ये जैसे बस्ती की शुगर मिल हो गई, वाल्टरगंज की शुगर मिल हो गई, क्या वो वापस खुल पाएंगी और लोगों को रोजगार मुहैया हो पाएगा? रही बात है जो डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बस्ती जनपद के सांसद, विधायक जो भी हैं, 4.5 साल का दिन बीत गया। केंद्र में तो 2014 से लेकर के 2021 7 साल हो गया, उत्तर प्रदेश में 4.5 साल का दिन बीत गया। ये लोग यदि लगे ना करवा पा रहे हैं, हमें लगता है कुछ भी नहीं किए, चाहे वाल्टरगंज की शुगर मिल हो, चाहे बस्ती की शुगर मिल हो। ठीक है, इन लोगों का भी वही काम है कि राम नाम जपना, पराये माल अपना। काम कुछ नहीं किए हैं, बस केवल फोटोबाजी, मीडियाबाजी, सड़क पर उद्घाटन करना, वहाँ जाके काट लेना। ठीक है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश में हम समाजवादियों की सरकार आती है तो हम अपने शानदार नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास पहला मुद्दा ये दोनों मिल को लेकर के जाएंगे। क्योंकि पूरी तरीके से रोजगार से जुड़ा हुआ है। मैं भी बेरोजगार रहा हूँ, मैं भी बेरोजगार ही हूँ, तो हमें बेरोजगारी का दर्द और बेरोजगारी का आलम एकदम पता है। हम इस चीज को पहला, ये मेरा मुद्दा बनेगा। और जिस दिन अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जो बस्ती में मेडिकल कॉलेज है, हम उनसे पहला डिमांड करेंगे इस मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दें, जिससे विदेश से डॉक्टर आए, हमारे जिले के मरीज जो लोग भी पीड़ित हैं। मेडिकल कॉलेज तो खुला है, दिया हुआ समाजवादी पार्टी का दिन है। फीता काटे भाजपा के लोग, ये लोग लीपा पोती में व्यस्त हैं कि हमने ये लाया, हमने वो लाया, हमने ड्रामा बनवाया, तो हमने ये कोरोना के लिए ये किया, वो किया। लेकिन हकीकत आप बताइए कि मेडिकल कॉलेज देने वाला कौन है? समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। उन्होंने उस बार मेडिकल कॉलेज दिया और भारतीय जनता पार्टी 5 साल केवल फीता काटी, उद्घाटन पे उद्घाटन की। दोबारा यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, उस मेडिकल कॉलेज को हम मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का डिमांड देंगे। और बस्ती जनपद में प्रतिभाएं बहुत हैं, खेल के लिए देखा जाए। अब देखिए, उस मुद्दे पे मैं जाना नहीं चाह रहा था। हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने शानदार लखनऊ में शहीद पथ पे इकाना स्टेडियम एक बनवाया था, जो बहुत बेहतरीन स्टेडियम है। जो लखनऊ आइएगा, कोई भी लोग आइएगा, हम आपको ले चलेंगे। तो माननीय महाराज जी ने उस स्टेडियम का नाम बदल करके, जब स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हुई, और मैं तो खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, मैं उनका बहुत बड़ा दीवाना था, मैं भी उनको नेता मानता था। उनकी जब मृत्यु हुई, अब देखिए सोच की बात होती है। महाराज जी की सोच ये थी कि उसी स्टेडियम का नाम बदल करके स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम नाम कर दिए। चलिए, उस दिन मुझे दर्द नहीं हुआ, क्योंकि उस महान आत्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, श्री अखिलेश यादव जी द्वारा बनाए हुए स्टेडियम से सच्ची श्रद्धांजलि मिली। कहीं न कहीं उसके आत्मा को शांति मिली होगी कि स्टेडियम आदरणीय श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनवाया होगा। लेकिन इनकी सोच थोड़ा सा डेवलपमेंट तब हम मानते, बस्ती और गोरखपुर और पूर्वांचल से चुन करके गए थे। पूर्वांचल के लोगों को इनसे बहुत आस्था थी, इनसे बहुत विश्वास था। ये चाहे होते उन्हीं के नाम से गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर में एक शानदार स्टेडियम बनाए होते। क्या पूर्वांचल में प्रतिभा की कमी है? बिल्कुल नहीं। क्या पूर्वांचल से बच्चे खेल करके, पढ़ करके उस स्टेडियम में नहीं खेलते और वहाँ से वो लोग ग्रोथ नहीं पाते? बिल्कुल। लेकिन महाराज जी की सोच ही वहीं तक है कि वो कागज में खोजते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं, प्रमुख सचिवों को बुलाएंगे, नानी सहगल से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाएंगे। ए अखिलेश जी का और कौन सा काम बचा, जरा बताओ दो। अच्छा, इसका परसों हम शिलान्यास कर देते, इसका हम परसों उद्घाटन कर देते। इसके आगे जो कुछ सोचे, तब इसके अलावा ये सोच ही नहीं सकते। बगल के जिलों की बात अगर हम करें, गोरखपुर हो गया या फैजाबाद हो गया, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। चाहे वो राम मंदिर के नाम पे हो रहा हो, एक टूरिज्म का एक हब है। चाहे अगर हम गोरखपुर की बात करें तो वहाँ पे चिड़ियाघर हो गया, या फिर रामगढ़ताल का जो प्रोजेक्ट है ना, मेट्रो का भी काम शुरू है वहाँ पे। तो कितना कुछ आप देखते हैं कि बस्ती जनपद अभी तक कितना उपेक्षित है। अगर हम बात करें, पिछली भी सरकारें थीं, लेकिन उस तरीके से काम बस्ती में हो नहीं पाया। क्या यहाँ पे पार्क की ज़रूरत नहीं है? लेकिन पार्क नहीं है। एक पार्क है छोटा सा, जो 20 कदम में ख़त्म हो जाता है। आप कौन सा अपने परिवार के साथ अगर आप वहाँ जाना चाहें तो इतना वहाँ पे रश है, इतनी भीड़ है कि आप वहाँ पे सफोकेशन महसूस करेंगे। चिड़ियाघर आप बना सकते थे, नहीं बनाया। एक वन विहार है यहाँ पे, ऑलरेडी वो डेवलप्ड था, चाहते तो वहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो क्या कुछ इस पर आपका विज़न है, क्या कुछ इस पर आपका फोकस है कि आपकी सरकार आती है तो इस पर काम, टूरिज्म पे भी काम होगा यहाँ पे? ये जो डबल इंजन की सरकार है जी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, बस्ती में सांसद, विधायक, मंत्री
पहले तो 4.5 साल में इन लोगों को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन चलिए किम कर्तव्य विमूढ़ है, निष्ठुर है, इनकी सोच वहाँ तक नहीं है। हमारी सरकारें थी तो ऐसा नहीं कि हमारी सरकार में पार्क नहीं बना। शहर से केवल 8-10 किलोमीटर दूर चले जाइए चंगेरवा में जी वहाँ भी पार्क बना है। जी ठीक है, रोडों को देख लीजिए, साफ सफाई को देख लीजिए, फुहारों को देख लीजिए, काम जितना हो पाया हम लोगों ने किया। जो कुछ काम अछूता हो गया, ये मान के चलिए यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम ज़्यादा वादा नहीं करेंगे। एक हम बस्ती जनपद से हैं और बस्ती जनपद गुरु वशिष्ठ की धरती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी की धरती है। हम अपने नेता से इस चीज़ का डिमांड करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के नाम से एक स्टेडियम आप बस्ती जनपद को देंगे। और ये समाजवादियों की सरकार आती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के नाम से विश्वास रखिए, मेरा दावा है मैं एक स्टेडियम बस्ती में लाऊंगा, अपने दम पे लाऊंगा, इसको आप विश्वास रखिए। और जिसमें हमारे जनपद नहीं, हमारे मंडल की सारी प्रतिभाएं एडजस्ट हो जाएंगी। जी। किसान आंदोलन का मुद्दा बहुत गर्म चल रहा है विगत कुछ महीनों से, और भाजपा का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो 1 इंच भी पीछे खिसकने वाली नहीं है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि किसानों का जो आंदोलन है वो सही राह में जा रहा है, या फिर भाजपा की जो नीतियां हैं वो सही राह पे हैं, इसीलिए दोनों अपने जगह पे अड़े हुए हैं? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, रही बात बीजेपी की पूछ रहे हैं, तो बीजेपी की नीति और नीयत दोनों नहीं ठीक है। अच्छा। इनकी न नीति ठीक है और न नीयत ठीक है। और जो बीजेपी शब्द बोलना बीजेपी न बोलिए। अब बीजेपी कहना मुझे अपने आप में शर्म आती है। बीजेपी वो थी, अटल जी की थी, प्रमोद महाजन की थी, सुषमा स्वराज की थी, लाल कृष्ण आडवाणी की थी, मुरली मनोहर जोशी की थी। अब पेट्रोल पंप से लेकर के जितने भी इनके एडवर्टाइजर देखिए, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार योगी सरकार, कहाँ बीजेपी नाम आ रहा? बीजेपी ना कहिए अब मोदी सरकार बोलिए और योगी सरकार बोलिए, वहाँ व्यक्ति विशेष ट्रेडिंग कंपनी चल रही है। मोदी अमित शाह ट्रेडिंग कंपनी, केंद्र सरकार डील करती है, यूपी में योगी ट्रेडिंग कंपनी चलती है। कहाँ बीजेपी कह के बीजेपी वालों को आप शर्मिंदा कर रहे हैं? न इनके पास न कोई नेता है, न इनके पास कोई लोग हैं। एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में अगर आपको इस बार दावेदारी करने का मौका मिलता है विधानसभा चुनाव में, तो आपका व्यक्तिगत रूप से क्या विजन रहेगा? पार्टी का मैनिफेस्टो तो अलग चीज़ है, लेकिन आपका जनपद को लेकर क्या सोच रहेगी कि हमारे जनपद का विकास कैसे हो, और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पर लेकर आने वाले हैं यदि आप सत्ता में बैठते हैं? देखिए, हम समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य सन 2007 में बने थे और मैं भाग्यशाली रहा। हमारी सदस्यता स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्रा जी के सामने हमारे बनगटी ब्लॉक के बगल में पक्कवा बाजार था, चुनावी सभा में हमने सदस्यता लिया था। और सन 2012 से लेकर के 2021 तक हमने संगठन का काम किया, प्रदेश सचिव से लेकर के प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, सारे काम मैंने किए। यदि पार्टी हमें कहीं से चुनाव लड़ने का मौका देती है तो, नहीं भी देती है तो, यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो हमारा एजेंडा एकदम फ्रेश है। एक कुछ भी नहीं, हम किसी पद पे न रहें, कुछ भी न रहें, हम एक कार्यकर्ता के रूप में भी रहें, हम जनपद बस्ती में आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के नाम से एक स्टेडियम बनवा के दिखाएंगे। इसका ये मेरा दावा है। मतलब पूरा आपने मन बना लिया? एकदम मन बनाया है कि मुझे मिले या न मिले, हमारे बस्ती में बहुत प्रतिभा है, लड़कों में, लड़कियों में। जब उस स्टेडियम में खेलेंगे, कूदेंगे और ग्रोथ करेंगे, आगे जाएंगे, तो अंतरात्मा से मैं बहुत खुश होऊंगा जी। और मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं बस्ती के लोगों को दे दूं जी। माननीय अखिलेश यादव जी एक यूथ आइकन हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और उनकी जो पॉलिटिक्स की गतिविधियां हैं उसमें भी कहीं कोई कमी नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके व्यक्तित्व से कितने प्रभावित हैं आप? देखिए, जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पहली बार मिला था और 7-8 मिनट हमारी उनकी बात हुई थी, तो उनसे जुड़े फिर मुझे लगा कि आदमी नेता से भी बेहतर एक अच्छे इंसान है। और जिस भी लाइन में आप जाइए, पहले आपकी इंसानियत जिंदा होनी चाहिए। यदि आप अच्छे इंसान रहेंगे, यदि आप अच्छे इंसान बनेंगे, तभी अच्छा कोई काम कर पाएंगे। मेरा मानना है, अपना व्यक्तिगत मामला है, क्वालिफिकेशन इज मस्ट। शिक्षा एकदम जरूरी है। जब आपके पास अच्छी शिक्षा रहेगी तभी अच्छे आप व्यापारी बन सकते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। राजनीति हो या जिंदगी हो, हमारा अपना मतलब, हमारा अपनी माने हमारी इच्छा है कि हमारी निवेदन भी लोगों से है कि पहले अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए। जब बच्चा अच्छा शिक्षा ग्रहण करेगा तभी अच्छी नौकरी पाएगा, अच्छा पत्रकार बन पाएगा, अच्छा नेता बन पाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़े लिखे थे, यूथ थे, इंसान अच्छे थे, सब कुछ मुझे अच्छा लगा, तो हमने उनको अपना नेता मान लिया।
और जब नेता मान लिया तो ये मान लीजिए कि आज आप हमसे बात करें, मेरी उम्र 35 साल की है, आप मुझे 70 साल पे भी मिलेंगे और शरीर के अंतिम सांस पे भी मिलेंगे तो भी मैं आपसे कहूँगा मेरे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। और मैं अपने आप को भाग्यशाली भी मानता हूँ, हमने अच्छा आइकान चुना है, मैंने अपने अच्छा नेता चुना है। मतलब भविष्य में अगर मौका मिलता है तो आप पार्टी नहीं बदलेंगे? इसके बारे में, ये मेरी ज़िंदगी की पहली पार्टी है, यही मेरी लास्ट पार्टी रहेगी। चाहे वो मुझे चुनाव लड़ाएं तो, मुझे संगठन में रखें तो, न रखें तो, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम विचारधाराओं के से जुड़े हैं और व्यक्तित्व से उनके जुड़े हैं, उनके नेतृत्व को अंतरात्मा से स्वीकार करते हैं। ये मेरी अंतिम सांस तक मेरी यही पार्टी रहेगी, इस चीज़ को एकदम जान लीजिए। इस समय जो प्रदेश के मुखिया हैं माननीय योगी जी भी काफ़ी कदावर हैं और उनका भी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग बहुत लंबी है और वो किसी जिले स्तर के नहीं, राज्य स्तर के नहीं, बल्कि भारत में भी लोग उनको एक आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं। इस पे आपकी क्या राय है इस नेता के लिए? ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी आप हमारे दर्शकों को अपनी राय बताएं। अब आपने हमसे पूछ ही लिया जी, तो बताना भी लाजमी बनता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का हम दिल की गहराइयों से बहुत इज्जत करते हैं। वो एक महंत हैं, एक पीठाधीश्वर हैं। इस रूप में हम दिल की गहराइयों से, आपके मंच के माध्यम से भी हम उनको प्रणाम करते हैं जी। और रही बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखते हैं, मुख्यमंत्री है ये हैं, प्रधानमंत्री के रूप में देखें, कभी कोई राष्ट्रपति के रूप में देखें, जो उनका फैंस फॉलोअर है उनको देखें, उसमें कोई वो नहीं है। यदि हम किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो हम चाहते हैं कि जिस भी व्यक्ति से हम मोहब्बत करें वो आदमी आगे बढ़े। लेकिन जानकारी होगी, आप भी पढ़े होंगे, इंग्लिश के एक बहुत बड़े पोएट थे विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर ने यही कहा था, वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल वी प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। जब काम करने का समय हो तब आप काम करिए, जब खेलने का समय हो तब आप खेलिए। यही एक जिंदगी जीने का अच्छा तरीका है खुश और प्रसन्न रहने के लिए। मैं आदरणीय महाराज जी के बारे में और कुछ नहीं कहूँगा और कहना भी उचित नहीं है, लेकिन इतना जरूर चाहेंगे, जब वो योग धारण किए, योगी शब्द, उन्होंने जिस दिन योग धारण किया ठीक उसके साल 2 साल बाद 3 साल बाद वो योग से, अब क्या बोलें उसके बारे में, वो तुरंत उनको सांसद पद का लालच लग गया। अच्छा। हाँ, जो कोई भी योगी बना है उसको देश दुनिया, लोभ, लालच, मोह, माया, प्रतिष्ठा, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये लोग दूर रहते हैं। लेकिन महाराज जी तुरंत सांसद बने। सांसद बनने के बाद गोरखपुर के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। फिर वही बात आ गई कि जब आपका खेलने का समय हो खेलिए, जब आपका पढ़ने का समय हो पढ़िए, जब यही जिंदगी जीने और खुश और प्रसन्न रहने का तरीका है। ये योग से अपने पीठाधीश्वर के रूप में और महंत के रूप में न मंदिर को सेटिस्फाई कर पाए, न गोरखपुर की जनता को सेटिस्फाई कर पाए। और जब ये सांसद बने तो भी नहीं, लेकिन भाग्यशाली तो है ही हैं, उनको बीजेपी के लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया। अब आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश उनसे सेटिस्फाई है या संतुष्ट है? वो किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, न ही कर पा रहे हैं, न ही कभी कर पाएंगे। बाकी उनके भाग्य में जो रहेगा वो मिलेगा, उसको हम न रोक पाएंगे, न आप रोक पाएंगे। मेरे ज़िंदगी में ये कटोरा उठा के भीख मांगना लिखा रहेगा तो मुझे लगता है मेरे जगह मेरे माँ बाप नहीं उठाएंगे, उठाना मुझे पड़ेगा, ठीक है। बाकी यदि वो उत्तर प्रदेश को किस दिशा में, किस मोड़ पर लेके जा रहे हैं, अभी तो मेरे समझ के बाहर है। महंगाई के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, अत्याचार के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, लूट के मामले में। पिछले साल कोरोना आया था, हमने बताया दूसरे स्टेप के लिए। अब उनके पे आपने चर्चा कर दिया तो हम आपको बताना चाहते हैं, पिछले साल कोरोना में मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। देशव्यापी बीमारी थी, विश्वव्यापी बीमारी थी। उत्तर प्रदेश में इस बार कोरोना के लिए जो दयनीय स्थिति हुई, जो भयावह स्थिति हुई, जितने लोगों में, यहाँ जितने लोग हैं, आपके जानकारी में जितने लोग हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने किसी अपने को न खोया हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने किसी अपने को न खोया हो। अभी इसी कोरोना में हम अपने बाप को 3 महीना पहले खोए हैं, हमने अपनी बड़ी माँ को खोया है, ठीक है। ये इनके पास 10-12 महीने की तैयारी थी, 10-12 महीना पता नहीं किस दुनिया में मस्त थे। पिछले बार कोरोना से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस बार मुझे इनसे बेपनाह दर्द है, ठीक है। शमशान घाट पे आपने लाशों की कतार, ये कहते हैं कि कोरोना से भी एक भी व्यक्ति नहीं मरा, ऑक्सीजन से एक भी व्यक्ति नहीं मरा। मुझे तो शर्म आती है इनकी भाषाओं पे, इनकी बातों पे कहने के लिए। इस तरह के वक्त इनके नेता उसी तरीके से बात करते हैं।
कितने लोग, आप बस्ती के हैं तो बस्ती में शमशान घाट की लाइनें को आप भी देखे होंगे, लोगों को मरते देखे होंगे, जरूर कोई अपना आपका इस दुनिया में छोड़ करके चला गया होगा। उसके बावजूद भी ये लोग इस तरीके के बयान देते हैं। और तो और पूरे आज़ादी के बाद किसी सरकार में ऐसी नहीं हुआ होगा कि शमशान घाट पे इस तरीके की लाइनें रही हों। इनके यहाँ वेंटिलेटर के लिए लोग मरे, ऑक्सीजन के लिए लोग मरे, शमशान घाट पे लाइन लगी, लाश सही से सेटिस्फाई 24 घंटा लाश जलाने के लिए लाइन लगी। उसके बावजूद शमशान घाट पे न्यूज आपने सुना होगा, सबसे निंदनीय न्यूज, सबसे गंदा कृत्य हुआ, कफन तक की चोरी की खबरें आपको आई होगी। गंगा जी में, जिस गंगा को पवित्र मानते हैं, गंगा जी में लाशों का परवाह किया गया। यदि इस श्रेय को यदि योगी जी मानते हैं कि ये मेरा विजय है, हमारा विकास है, तो मैं समझता हूँ इस शानदार विकास के लिए शानदार बधाई महाराज जी को। महाराज जी, आप बधाई स्वीकार करें हमारे इस चैनल के माध्यम से। हम इसको न विकास मानेंगे, हम न इसको उनका, अब उनको लगता है कि हमने विकास किया, तो ये विकास उन्हीं को मुबारक हो। एक चीज़ मुझे याद आ गई आपके सरकार की, एक पॉजिटिव न्यूज़ थी वो हम लोगों के लिए, कि जब आपकी सरकार बनी तो उस टाइम आपने जो पास होने वाले बच्चे थे उनको साइकिल वितरित किया और लैपटॉप का वितरण किया, जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी था। बच्चे उससे कुछ सीख रहे थे, बच्चों के लिए स्कूल या कोचिंग जाना बहुत आसान हो गया था। लेकिन ये जब सरकार बदलती है तो ये योजना भी सरकार द्वारा बंद कर दी गई, वर्तमान सरकार द्वारा। इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या वो योजना बंद कर देनी चाहिए थी, और अगर आपकी सरकार आती है तो क्या कुछ नया होने वाला है या फिर इन्हीं योजनाओं को आप फिर से लागू करेंगे? मेरी सरकार थी तो हाई स्कूल इंटर के जो बच्चे पास करते थे उनको लैपटॉप भी मिलता था, साइकिल भी मिलता था, लड़कियों को कन्याधन भी मिलता था, ग्रेजुएशन के बच्चों को बेरोजगारी भत्ता भी मिलता था। लैपटॉप से अच्छी शिक्षा लोग ग्रहण करते थे, सीखते थे, अच्छी चीज़ें दे सकते थे। ठीक अपोजिट इनकी सरकार देख लीजिए, इन्होंने उसके बदले में क्या दिया, झोले पे अपना फ़ोटो दिया। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फ़ोटो तो दिए, लेकिन लैपटॉप पे अपना फ़ोटो दिए, जिससे बच्चे पढ़े लिखें, देश दुनिया देखें, समझें, और उस पढ़ करके बहुत ऐसे लैपटॉप वाले बच्चे हैं जो ऑस्ट्रेलिया गए, लंदन गए, विदेश गए, पढ़े लिखे। लेकिन ये झोलों वाले पे मोदी जी का फ़ोटो जो है वो देख करके कौन सा बच्चा लंदन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पढ़ने जाएगा? ठीक है, अंतर यही आपको दिख जाएगा। और जो आपने पूछा कि ये चुनावी आ रहा है 6 महीने, इनके संकल्प पत्र में लैपटॉप था, और संकल्प पत्र के हिसाब से योगी जी ने काम किया होता। अभी इनसे पूछे एक दिन, अब आप संकल्प पत्र उठाइए और संकल्प पत्र लेकर के जाइए, पूछिए। संकल्प पत्र में इनके 80% काम अधूरे हैं, उसको छुए तक नहीं है। मतलब वो खाली जुमलेबाजी थी। मैं तो समझता हूँ 101 नहीं 1001% जुमलेबाजी थी। अच्छा, हाँ। तो आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमारे चैनल को दिया, हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद आपको। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आप एक यूथ आइकन बन के और बस्ती जनपद का विकास करेंगे, और आने वाला समय आपका जो है बहुत ही उज्जवल होगा, और जनपद का भी समय उज्जवल होगा यदि आप यहाँ पे असेंबली में आते हैं। तो इस परिचर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के इंटरव्यूज़ देखने के लिए और परिचर्चा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए गांव गाथा पर, और आगे भी हम लोग इसी तरह से चुनावी गतिविधियों को लेकर इंटरव्यू लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।